Good morning, everyone. My name is Pawan Kumar Yadav, and I welcome to all of you in KP Physics classes. तो आज हमारा बेसिक मैथ्स का थर्ड लेक्चर है और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर्स। चलिए देखते हैं कि वेक्टर्स होते क्या हैं। क्या है टॉपिक? अगर हम वेक्टर्स, ध्यान से सुनिएगा। फिजिकल क्वांटिटी, क्या जानते हैं आप फिजिकल क्वांटिटी के बारे में? वो क्वांटिटी जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड इज फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी को हम दो पार्ट में देखते हैं। क्या है वो? एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी और क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को हम दो भाग में पढ़ रहे हैं, एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, देखिएगा, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा इसका? एक वैल्यू होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू। समझ में आ रहा है? इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी के पास न्यूमेरिकल वैल्यू। लेकिन जब वेक्टर के पास हम देखेंगे तो होगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एज वेल एज, साथ ही साथ क्या देखने को मिलता है? डायरेक्शन। मतलब कोई क्वांटिटी है तो उस क्वांटिटी का एक डायरेक्शन भी है। मतलब वेक्टर क्वांटिटी है वो, तो उसके पास क्या रहेगा? एक डायरेक्शन रहेगा। एक चीज और देखते हैं हम लोग, यहाँ पे जो भी क्वांटिटी, जैसे कोई एक सिमिलर क्वांटिटी है, उसको हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिंपल जो आप करते आए हो लॉ ऑफ अलजेब्रा से, ठीक है, ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा। लेकिन इस केस में जब हम वेक्टर क्वांटिटी में एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे या मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो उसका अलग लॉ है। ठीक है, तो हम उसको यहाँ पे फॉलो करते हैं और यहाँ पे हमारा क्या है? लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं, इट कैन बी एडेड, it can be added, subtracted and multiplied by simple law of algebra, by simple law of algebra। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सेकंड वाला, क्योंकि अभी अब एक नोट लिखवाएंगे तो वहां समझ में आएगा आपको हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों कहना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन जो होगा उसका लॉ है यहाँ पे। ठीक है, तो हम अभी लिख दे रहे हैं, इट ओबेज लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ऐसा लिख देते हैं, इट ओबेज लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, एडिशन है, फिर बाद में हमारा मल्टीप्लिकेशन है, जहां पे हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, तो वो सब चीज हम आगे देखने वाले हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, आप जानते भी होंगे। एग्जाम्पल में जैसे कि आपका मास हो गया, ठीक है, फिर क्या हो गया? स्पीड हो गया, ठीक, फिर क्या हो गया? वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, लेंथ हो गया। ठीक, ये सब चीज हम किस में देख रहे हैं? आपका स्केलर क्वांटिटी में। वेक्टर क्वांटिटी में क्या देखने को मिलेगा? तो वेक्टर क्वांटिटी में मास की जगह आ जाएगा वेट। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक डिस्टेंस भी लिख दे रहे हैं, क्या है? डिस्टेंस। मास के बाद डिस्टेंस लिख दे रहे हैं, उसके बाद स्पीड है, फिर वर्क है, एनर्जी है। तो वेट है, मास की जगह यहाँ पे क्या देख रहे हैं? वेट। वेट एक तरह का फोर्स हो गया जो कि बॉडी पे लग रहा है। ठीक है, और वो फोर्स लगा कौन रहा है? अर्थ लगा रहा है, ड्यू टू इट्स ग्रेविटी। तो यहाँ पे वेट हो गया, और हमारा क्या है? बोलिए जल्दी से। डिस्टेंस वहां है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। वहां स्पीड है तो यहाँ पे हो जाता है वेलोसिटी। ये सब हम देखेंगे, एक एक चीज के बारे में पढ़ना है हमें। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फिर क्या होता है? एक्सेलरेशन, फिर क्या होता है? फोर्स, फिर
टॉर्क, इतने वर्ड आप लोग देख के आए होंगे अपने क्लास 9th और 10th में, तो हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं। तो मास, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एनर्जी एक्सेट्रा, तो इन चीजों के लिए हमें डायरेक्शन का जरूरत नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू रिक्वायर्ड है। और यहाँ पे हम इनको एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा यूज करके कर पाएंगे। इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड भी चाहिए, साथ ही साथ डायरेक्शन, और जो एडिशन करने का तरीका है या मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका है, तो हमारा कुछ लॉ यूज होगा, वो हम देखेंगे आगे क्या है। तो कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं, वेट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, और कुछ भी हो सकते हैं, और भी हम आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कौन कौन से वेक्टर क्वांटिटी और कौन कौन से स्केलर। तो लिखिए इसको फटाफट। हो गया, लिख लिए? चलिए, अब हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, इफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज ए वेक्टर, कैसा है, वेक्टर है, इज ए वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी, इट मींस क्या, उसके पास डायरेक्शन होगा कि नहीं। अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो उसके पास डायरेक्शन होना ही होना पड़ेगा। अगर हम बोल रहे हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके पास डायरेक्शन, फिजिकल क्वांटिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास डायरेक्शन होगा ही होगा, इट मस्ट हैव डायरेक्शन। लेकिन अगर हम उल्टा कर दे तो हम बोल देते हैं बट इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी हैज डायरेक्शन, तो क्या वेक्टर हो सकता है, लिख रहे हैं बट इफ ए फिजिकल क्वांटिटी हैज डायरेक्शन। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। हम पहले बोले कि फिजिकल क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मतलब कंफर्म है कि उसके पास एक डायरेक्शन होगा। लेकिन अभी हम बोल रहे हैं कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास डायरेक्शन है, हैज डायरेक्शन, तो क्या वो वेक्टर होगा। तो वेक्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इट मे बी वेक्टर और मे नॉट बी, इट मे और मे नॉट बी वेक्टर, वेक्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन ही स्पेसिफाई नहीं करता है वेक्टर को। हमने एक सेकेंड टर्म में लिखवाया था लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, मान लीजिए आपके पास डायरेक्शन तो दिया हुआ है, लेकिन आपका जो एडिशन करने का तरीका है वो सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा यूज कर रहा है, तो उससे हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोल सकते। तो एग्जांपल के लिए हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट लिख दिया है, और इलेक्ट्रिक करंट लिख लीजिएगा इसको आप लोग, और प्रेशर, ये सबके पास क्या होते हैं, डायरेक्शंस होते हैं। जैसे करंट वाले केस में देखिए आपका 2 रेजिस्टेंस दिया होगा, ठीक है, 2 रेजिस्टेंस दिया होगा, तो ये आपका मान लीजिए यहाँ से 5 एम्पियर गया और यहाँ आपका 2 एम्पियर आ गया और यहाँ क्या आ जाता है 3 एम्पियर। देखिए डायरेक्शन है, क्या है, डायरेक्शन है, लेकिन यहाँ पे भी तो डायरेक्शन चेंज हो गया, लेकिन जुड़ किस रहा है, सिंपली 5 2 + 3। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। अगर टूटने के बाद हम देखें तो देखिए ये 2 एम्पियर ऊपर जा रहा है और नीचे कितना आ रहा है 3 एम्पियर, डायरेक्शन के हिसाब से देख रहे हैं। तो नेट कितना दिखना चाहिए, अगर आप वेक्टर पढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से हम बता रहे हैं, तो नेट हमें दिखना चाहिए 1 एम्पियर। लेकिन क्या 1 एम्पियर हो सकता है, आया 5 एम्पियर से और यहाँ 1 कैसे हो सकता है। फिर इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों, क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर पाता है, सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा है। इसके पास डायरेक्शन है लेकिन एडिशन कैसे हो रहा है, सिंपली हो रहा है, ऑर्डिनरी लॉ ऑफ अलजेब्रा यूज करके कर रहे हैं। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। तो करंट एंड प्रेशर और भी है एक्सेट्रा हैव डायरेक्शंस but it is not, yeah, they are not a vector quantity because it does not obey, yeah, it does not follow क्या, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन,
वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो स्टेटमेंट हमें याद रखना, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास डायरेक्शन होगा ही होगा। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी के पास डायरेक्शन है तो वो वेक्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नहीं होने के लिए हमने दो एग्जांपल देखा, करंट और प्रेशर। ठीक है, चलिए हो गया आप लोग का। देखिए, ठीक, चलिए अब हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक लाइन हमने खींचा, एरो का साइन दिया, तो ये जो चीज है ये जहां से स्टार्ट हुआ उसको हम लोग बोल रहे हैं टेल, जहां पे एरो दिख रहा है एंड होते हुए यहाँ पे क्या हो रहा है, हेड। बाकी आगे भी जा सकते हैं। तो ये हमारा टेल है और यहाँ पे क्या है, हेड है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो टेल से हेड का बीच का दूरी है, ठीक है, टेल से हेड के बीच की जो दूरी है वो लेंथ जो दिख रहा है आपको, वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मतलब वेक्टर का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो यहां से आ रहा है, लेंथ ऑफ ए वेक्टर से, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और यहाँ पे इसको हम नाम देते रहे ए वेक्टर। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए लिख दिए और उसके ऊपर हमने एक साइन दे दिया एरो का, डायरेक्शन का, तो ये है लेंथ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। समझ में? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं तो वो भी देख लीजिए। अगर हमको मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर लिखना है, इसका मतलब उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ऐसे, मॉड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, हमेशा वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव, हमेशा वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव। और सिंपल ए भी लिख सकते हैं। और डायरेक्शन क्या चाहिए, देखिए आपने मैग्नीट्यूड तो बता लिया, साथ ही साथ हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन। तो एरो, ये जो एरो दे रहा है वो गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो लिख लीजिएगा यहाँ पे, ये जो एरो है, ये जो एरो है वो क्या दे रहा है हमें, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। समझ में आया? ठीक है, लिख लीजिए इसको भी। ठीक है, तो जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बताएगा, जो एरो है वो डायरेक्शन देगा क्या, वेक्टर का। मैग्नीट्यूड ऑफ ए को रिप्रेजेंट करते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर, या इसको हम लोग पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, या सिंपली ए भी लिख सकते हैं। हो गया? प्रॉपर्टीज लिखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ए वेक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ ए वेक्टर बहुत ही काम का चीज है। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहला प्रॉपर्टी है मेरा कि किसी वेक्टर को हम पैरेलली डिस्प्लेस करें तो वो वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता है। समझने के लिए, जैसे कि देखिए ये एक वेक्टर है, ठीक है। अब इस वेक्टर को आप कहीं भी ले जाइए, कैसे भी ले जाइए, कैसे भी कहीं भी ले जाइए, क्या वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है? वेक्टर देखिए यहाँ भी उसी डायरेक्शन में दिखा रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है। और ना ही वेक्टर का लेंथ चेंज हो रहा है। क्या वेक्टर का लेंथ चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो क्या वेक्टर चेंज होगा क्या? वेक्टर कब चेंज होता है? या तो लेंथ में चेंज आ जाता है, ठीक है, या तो उसके डायरेक्शन में चेंज हो जाता है। ना ही उसके लेंथ में चेंज आ रहा है, ना ही डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। तो अगर हम वेक्टर को डिस्प्लेस कर लें खुद के पैरेलल उसको, तो कभी भी वो वेक्टर चेंज नहीं होगा। तो लिखिए, इफ ए वेक्टर डिस्प्लेस्ड कर ले, ठीक है, पैरेलल टू इटसेल्फ, खुद के पैरेलली इसको आप डिस्प्लेस कीजिए। इट्स मतलब इफ ए वेक्टर डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ, वेक्टर डज नॉट चेंज, वेक्टर चेंज नहीं होता है, वेक्टर डज नॉट चेंज। समझ में आया? चलिए हम इसी को कॉपी करके आपको बना दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया मेरा, इसको हमने कॉपी कर लिया और एक और कॉपी कर लेते हैं। अच्छा,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ ऐसे आ गया और ये क्या है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, एरो का साइन दे दे रहा है। अभी क्या है कि मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर है और ये क्या है, सी वेक्टर है। लेकिन हमें मालूम है कि हमने इसी वेक्टर को उठा के पैरेलली इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। इट मीन्स और इसको भी, तो यहाँ पे तीनों वेक्टर क्या है, सेम है। ए वेक्टर किसके बराबर है, बी वेक्टर के और सी वेक्टर के। समझ में आ गया, तीनों वेक्टर्स क्या है, आपस में सेम है। ठीक है, लिख लीजिए। दूसरा प्रॉपर्टी भी लिखते हैं हम लोग। हमने क्या बोला, वेक्टर को चेंज करने के लिए क्या, या तो लेंथ चेंज कर दीजिए या तो क्या चेंज कर दीजिए, डायरेक्शन। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा अगला वाला केस कि हमने एक वेक्टर लिया, ये वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर को ले लीजिए। अब क्या कर रहे हैं, वेक्टर के हम लेंथ को चेंज नहीं कर रहे हैं, वेक्टर का क्या चेंज कर रहे हैं, डायरेक्शन। देखिए यहाँ पे वेक्टर इसी पे है लेकिन इसका हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। ये देखिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेंथ चेंज नहीं हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो गया। और जैसे ही वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेक्टर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ में आया, लेंथ में कोई बदलाव नहीं कर रहा है, बस एंगल थीटा उसको रोटेट कर दिए। जैसे ही थीटा एंगल रोटेट किए तो यहाँ ए वेक्टर था और यहाँ बी वेक्टर आया, तो कभी भी ए वेक्टर बी वेक्टर के बराबर नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं, बी वेक्टर अलग है, ए वेक्टर अलग है। क्यों, मैग्नीट्यूड हो सकता है दोनों का सेम हो लेकिन डायरेक्शन दोनों का क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो इसको हम लिख दे रहे हैं, इफ ए वेक्टर इज रोटेटेड। अच्छा, कब हम इसको रोटेट करेंगे कि सेम आ जाए, तो देखिए रोटेट करके वापस से उसके ऊपर लाई कर जाए, इसका मतलब 360 डिग्री, मतलब 2 पाई, फिर क्या होगा 4 पाई, फिर क्या होगा 6 पाई, मतलब हर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन पे वेक्टर चेंज नहीं होगा। तो इसको लिखिए, इफ ए वेक्टर इज रोटेटेड, इफ ए वेक्टर इज रोटेटेड, वेक्टर इज रोटेटेड through an angle theta, through an angle theta, through an angle theta, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, अदर देन मल्टीपल ऑफ 2 पाई, अदर देन मल्टीपल ऑफ 2 पाई। समझ में आ रहा है ना, अदर देन मल्टीपल ऑफ 2 पाई। 2 पाई का मल्टीपल छोड़ के आप किसी भी एंगल पे रोटेट कीजिए तो वेक्टर क्या हो जाएगा, देन वेक्टर चेंजेस, देन वेक्टर चेंजेस। और क्यों वेक्टर चेंज हो रहा है, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। समझ में आ गया, लिख लीजिए, दो प्रॉपर्टी हो गया। हो गया, चलिए आए थर्ड प्रॉपर्टी लिख रहे हैं, इफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस of a vector is rotated or translated, अगर रोटेट कर रहे हैं या उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, देन वेक्टर डज नॉट चेंज। मतलब समझते हैं, देन वेक्टर डज नॉट चेंज। हमेशा याद रखिए, वेक्टर चेंज कब करेगा, जब उसका पॉइंटिंग जो जिस डायरेक्शन में है उसको चेंज कर दीजिए, या तो उसके लेंथ पे बदलाव ला दीजिए। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम वेक्टर को देख रहे हैं, ठीक है, वेक्टर कहाँ रखा हुआ है, ऐसे प्लेस्ड किया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि इसको हम आगे की तरफ ले जाएं, खाली यही सेलेक्ट होगा क्या, देखिए इसको हम आगे पीछे ले जा रहे हैं, समझ रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं। क्या ट्रांसलेट करने पे वेक्टर के लेंथ में कोई बदलाव आ रहा है क्या ट्रांसलेट करने पे लेंथ के वेक्टर में कोई बदलाव मतलब वेक्टर के लेंथ में कोई बदलाव आ रहा है क्या वेक्टर का जो पॉइंटिंग है जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में हो रहा है क्या,
हो रहा है ना। तो ट्रांसलेशन से वेक्टर में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है। ट्रांसलेशन से चाहे आप इसको इस साइड ले जाइए चाहे इस साइड, उसी तरह से ऊपर नीचे भी ले जाइए, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो वेक्टर में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। और क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मेरा ये वेक्टर रखा हुआ, ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि इसको रोटेट करा देते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या करते हैं, रोटेट। क्या रोटेट कराने से वेक्टर के लेंथ में बदलाव आ रहा है क्या? वेक्टर जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में दिखा रहा है, हमेशा उसी डायरेक्शन में पॉइंटिंग है कि नहीं? इसका मतलब रोटेशन करने से भी वेक्टर में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिए हम इसको क्या कर रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं। रोटेट कराने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो वेक्टर हमेशा क्या है, सेम। लिख लीजिए इसको, समझ में आ गया? देखिए हो गया। आइए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब हम क्या देख रहे हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो हम देखिए ऐसे दो एंगल बनते हैं, हम स्मॉलर को प्रिफर कर रहे हैं। तो क्या लिख रहे हैं, स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स। स्मॉलर ऑफ दी, हम जो भी फॉर्मूला वगैरह लिखते हैं सब इसको स्मॉलर ऑफ एंगल ही लेते हैं, तो इसलिए स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स, ठीक है, स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स बिटवीन द वेक्टर्स, बिटवीन द वेक्टर्स, स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स between the vectors when they are placed, when they are placed tail to tail, when they are placed tail to tail by displacing, लिख लीजिए समझा रहे हैं अभी, by displacing either of the vectors, either of the vectors parallel to itself, vectors parallel to itself, ठीक है। और यहाँ पे जो थीटा अगर हम स्मॉलर ले रहे हैं, इसका मतलब थीटा का वैल्यू कहां से कहां लाई करेगा, 0 डिग्री से 180 डिग्री तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम जो बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका ए वेक्टर है और कहीं पे बी वेक्टर है, ऐसे आपका बी वेक्टर है, तो एंगल कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से पढ़िए, स्मॉलर तो हम देखेंगे, बोला कि दे आर प्लेस टेल टू टेल, मतलब इसका जो टेल है इस वेक्टर का, बी का, और ए का वेक्टर जो ए वेक्टर का जो टेल है, दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्साइड करना पड़ेगा, ठीक है। और कॉन्साइड करने के लिए हम प्रॉपर्टी 1 आप देख सकते हैं, प्रॉपर्टी 1 में क्या लिखे कि किसी भी वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, अगर पैरेलली डिस्प्लेस करें, किसी भी वेक्टर को उसके खुद के पैरेलली डिस्प्लेस करें तो वो वेक्टर में कोई बदलाव नहीं आता है। तो हम आसानी से यहाँ पे डिस्प्लेस करके एंगल निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने बी सेलेक्ट किया, ठीक है, तो बी को सेलेक्ट किया तो क्या देखने को मिल रहा है, देखिए यहाँ पे बी को सेलेक्ट कर लिया। अब हम बी वेक्टर को ला रहे हैं और कहां ले जा रहे हैं, पैरेलली ला रहे हैं। देखिए लेके आए कि नहीं है, आ गया ना। अब जैसे ही आया तो इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, थीटा। क्लियर हुआ? एक दूसरे के टेल टू टेल मिला दिए हैं, और ऐसे डायरेक्ट तो मिल नहीं रहा था, तो हमने क्या किया, एक वेक्टर को पैरेलली लाया और उसका टेल से टेल को ज्वाइन कर दिया। खुद के पैरेलल लाना होगा, तो उनके बीच में जो स्मॉलर एंगल है उसको हम लोग थीटा बोल रहे हैं। बाकी एक बड़ा एंगल आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। अगर पूछे एग्जाम में तो आप जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम जितना भी क्वेश्चन अभी सॉल्व करने वाले वहां पे थीटा क्या लेंगे, 0 से 180 डिग्री के बीच में, ठीक है। हो गया? और कैसे देख सकते हैं, फटाफट देखते हैं कुछ एग्जांपल इसमें। मान लीजिए आपका ए वेक्टर है और ये आपका क्या दिया हुआ है, बी वेक्टर, और एंगल यहाँ पे दे दिया हुआ है 60 डिग्री। तो थीटा कितना है, थीटा कितना है, तो कैसे समझेंगे, तो हम इसी को देख रहे हैं कि बी वेक्टर तो ऐसा ही रहेगा मेरा, और इस बार हम ए वेक्टर को डिस्प्लेस कर दे रहे हैं इसी के पैरेलल, तो ए वेक्टर यही निकल नहीं जाएगा,
इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो थीटा यहाँ पे क्या आ गया 60 डिग्री। समझ में आया, क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मेरा ये ए वेक्टर है, ठीक, और दूसरा है मेरा ये बी वेक्टर, ठीक है, दूसरा क्या है मेरा बी वेक्टर। इनके बीच का एंगल है थीटा। तो हम कैसे बोलेंगे कौन सा एंगल होगा थीटा, मतलब मान लीजिए कि ये आपका 30 डिग्री दिया हुआ है, तो कैसे बोलेंगे कि कितना एंगल होगा ए और बी के बीच में। तो ए को आप आगे ले आइए और बी को भी किधर ले जाइए, कोई जरूरी नहीं कि एक ही को करना है, दोनों को भी कर सकते हैं। तो देखिए ए वेक्टर हम आगे ले जाएंगे और बी वेक्टर ऊपर ले जाएंगे, तो कहीं ऐसा नहीं देखने को मिलेगा ये आपका ए वेक्टर आगे चला गया और बी वेक्टर को ऊपर डिस्प्लेस किया ताकि टेल से टेल क्या हो जाए, जुड़ जाए। तो उनके बीच का एंगल देखिए ऐसा ही लाए ना, तो अगर ये 30 है तो ये भी क्या होगा 30 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या है, ये जो थीटा का वैल्यू आया वो कितना आ गया यहाँ पे 30 डिग्री। और एक चीज और सीखने को मिला होगा कि अगर टेल टू टेल ज्वाइन कर रहे हैं या हेड टू हेड भी ज्वाइन कर दीजिएगा, तो जो एंगल होगा उनके बीच में वही आपका एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, लिख लीजिए। हो गया। चलिए, यूनिट वेक्टर्स क्या है, यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो किसके बराबर होगा, इक्वल टू 1। नाम में ही यूनिट लिखा हुआ है, जो वेक्टर है उसका क्या है वो यूनिट, मतलब मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। इट ओनली स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, या इट ओनली गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर का अगर हमको डायरेक्शन चाहिए तो वो कौन बताता है, यूनिट वेक्टर। इट ओनली गिव्स अ डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, इट ओनली गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। कौन बताता है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब हम देखते हैं एक पॉइंट और लिखते हैं, इसको बता देते हैं क्या होता है, डायमेंशन लेस वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायमेंशन लेस वेक्टर। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या होगा कि जैसे किसी वेक्टर को आप लिख रहे हैं ए वेक्टर को, तो हमें दो चीज चाहिए, एक तो चाहिए मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या चाहिए, डायरेक्शन। तो हमने मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका आपको बताया ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। और डायरेक्शन के लिए हम क्या बता रहे हैं, कुछ एक डायरेक्शन के लिए कौन चाहिए हमें, यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन के लिए क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर। तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ए कैप। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे ए वेक्टर को हम लिखे मैग्नीट्यूड ऑफ ए, जो कि मैग्नीट्यूड को बताएगा और ये बताएगा डायरेक्शन को। तो ए कैप का फॉर्मूला जो आया वो आया ए वेक्टर डिवाइड में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, अब स्टेटमेंट समझिए, लास्ट वाला डायमेंशन लेस वेक्टर बोल रहा है, मतलब ऊपर भी वही फिजिकल क्वांटिटी है, नीचे भी क्या है, सेम फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल मान लीजिए जैसे फोर्स होता है, ऐसा समझ लीजिए, फोर्स का यूनिट वेक्टर बोल रहे हैं एफ क्या है, तो ऊपर एफ वेक्टर और नीचे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। अब इसका भी चाहे वो वेक्टर हो तो भी उसका यूनिट न्यूटन होगा, और ये स्केलर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका भी यूनिट क्या होगा, न्यूटन। न्यूटन न्यूटन कटेगा तो इसका कुछ यूनिट आएगा क्या, मतलब उसी को फिर डायमेंशन बोल रहे हैं। तो क्या कोई डायमेंशन आएगा क्या इसका, नहीं, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, डायमेंशन लेस वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप। तो यहां से हम क्या बोले थे कि ये किस तरह का वेक्टर है, इस तरह लिख देना, वेयर वेयर ए कैप क्या है, ए कैप इज ए यूनिट वेक्टर। ए कैप क्या है, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। समझ में आया, ए वेक्टर के डायरेक्शन को कौन बता रहा है, ए कैप, और ए कैप क्या है फिर यूनिट वेक्टर कहला गया। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या लिखवाए हम, 1। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। मैग्नीट्यूड में कोई भी बदलाव नहीं आएगा यूनिट वेक्टर की वजह से। यूनिट वेक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या देगा, डायरेक्शन। आप किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करिए सेम चीज आएगा वो, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव नहीं आया, हमें सिर्फ ए कैप किस चीज को बता रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है। लिख लीजिए इसको।
लिखिए फटाफट लिखिए। फटाफट लिखिए, हो गया। आइए अब क्या है, हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस देखें। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और एक आपका क्या होता है एक्स वाई के परपेंडिकुलर जो आता है, यहाँ पे मेरा क्या है जेड एक्सिस। ठीक है, ये सब आपस में क्या होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब क्या है कि एक्स एक्सिस है तो उसका भी तो कोई एक यूनिट वेक्टर होगा, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से। किससे? आई कैप से। वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई डायरेक्शन होगा, मतलब डायरेक्शन दिखाने के लिए कौन सा वेक्टर है यूनिट वेक्टर? जे कैप। और जेड एक्सिस को दिखाने के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर है? के कैप। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, आई कैप, जे कैप एंड के कैप एंड के कैप आर डायमेंशनलेस, डायमेंशन तो होंगे नहीं इनके, तो डायमेंशनलेस यूनिट वेक्टर्स। कौन से वेक्टर है? यूनिट वेक्टर्स which represent the डायरेक्शन ऑफ किसी वेक्टर का एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में। तो आई कैप, जे कैप, के कैप आर डायमेंशनलेस यूनिट वेक्टर विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। समझ में आ गया? आई कैप जो है वो किसके लिए है? एक्स एक्सिस के लिए। ठीक है, वाई कैप जो, जे कैप जो है वो वाई के लिए, और के कैप जो है वो जेड एक्सिस के लिए। ठीक है, चलिए आते हैं, एक पढ़ लेते हैं हम लोग। अच्छा, अभी हमने क्या बताया आपको कि अगर हम डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं तो वेक्टर मेरा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। एक चीज और देख लेते हैं, अगर लेंथ को चेंज कर दे तो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे किस लिखिए हेडिंग, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर। बाय स्केलर मतलब किसी वेक्टर को एक न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ हम क्या कर दे रहे हैं? मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। स्केलर हम यहाँ पे लैम्डा ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या लिख रहे हैं, जैसे बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ ए वेक्टर। बी वेक्टर क्या है? लैम्डा ऑफ ए वेक्टर है। अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि क्या बी वेक्टर ए वेक्टर के बराबर है, और है तो कब होगा, और नहीं है तो कब नहीं होगा। ठीक, तो हम देखिए यहाँ पे कंडीशन लिख रहे हैं, जो लैम्डा है अगर वो पॉजिटिव है, क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव बोल रहे हैं, तो पॉजिटिव मतलब क्या? जीरो से बड़ा होगा। तो क्या होगा कि मेरा जो मैग्नीट्यूड है कौन से? बी वेक्टर का, लिख के दिखाना, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर जो है वो लैम्डा टाइम्स हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। समझ में आया? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर लैम्डा टाइम्स है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर के। अगर लैम्डा का वैल्यू मान लो 0.5 है तो बी वेक्टर का लेंथ कम हो जाएगा ए वेक्टर से। इसका मतलब क्या है? वेक्टर चेंज हो गया, लेंथ में चेंज आ गया ना, तो वेक्टर क्या हो गया? चेंज हो गया। या लैम्डा का वैल्यू मान लीजिए 2 है तो 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए है। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे भी लेंथ चेंज हो गया, और इस बार लेंथ क्या है? ज्यादा है बी वेक्टर का, किससे? ए वेक्टर से। तो यहाँ बी वेक्टर ए वेक्टर के बराबर है क्या? नहीं। कब हो सकता है? जब लैम्डा को हम क्या रखेंगे? +1। लैम्डा को देखिए +1 रख दीजिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या रहेगा? सेम। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे मेरा क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इस तरह लिख लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज changed by a factor of lambda, by a factor of lambda। ठीक है, तो लेंथ में तो बदलाव आ गया। कितने लेंथ में? लैम्डा। कितना? लैम्डा। वो लैम्डा अभी यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है। अब डायरेक्शन को देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव है तो जो बी वेक्टर का डायरेक्शन है वही किसका डायरेक्शन, मतलब जो ए वेक्टर का डायरेक्शन है वही किसका है? बी वेक्टर का। कोई भी अंतर नहीं आएगा, मतलब डायरेक्शन सेम एज, जो डायरेक्शन होगा बी वेक्टर का वो सेम एज
ए वेक्टर, मतलब ए वेक्टर जिधर पॉइंट कर रहा होगा बी वेक्टर भी उधर ही पॉइंट करेगा। तो डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर इज सेम एज दैट ऑफ क्या ए वेक्टर। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब अगर हम बी कैप लिखें तो वो किसके बराबर होगा? ए कैप के ही बराबर होगा। दोनों का यूनिट वेक्टर क्या है? सेम है। तो बी कैप इज इक्वल टू ए कैप। ठीक है, आगे एक और स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगर लैम्डा को इस पर हम नेगेटिव ले ले रहे हैं, लैम्डा को क्या ले ले रहे हैं? नेगेटिव। ठीक है, लैम्डा को ले लेते हैं नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिए दूसरा कंडीशन है, लैम्डा को ले ले रहे हैं नेगेटिव। जैसे ही लैम्डा को नेगेटिव लेंगे, मैग्नीट्यूड में अभी भी कोई फर्क क्या होगा? वो लैम्डा टाइम्स ही चेंज आ रहा है। इस बार लैम्डा को भी मॉड में रख दीजिएगा। ठीक है, तो वो आ जाएगा प्लस में ही। मैग्नीट्यूड हमेशा हमें पॉजिटिव में देखना है। इन केस ऑफ वेक्टर मैग्नीट्यूड विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, स्केलर में अगर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस। लेकिन वेक्टर वाले केस में जब कभी भी अगर माइनस है तो उसको भी हम मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव। माइनस का मतलब यहाँ डायरेक्शन को बताता है। देखते हैं क्या बोले। देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज चेंज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ लैम्डा। चेंज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ लैम्डा, यहाँ भी चेंज हो रहा है लैम्डा फैक्टर से। दूसरा क्या है कि जो डायरेक्शन है, अब ध्यान दीजिएगा, जो डायरेक्शन है, जैसे आपका अभी हमने यहाँ पे ए वेक्टर खींचा था, क्या खींचा था? ये ए वेक्टर। और हम बोल रहे हैं कि माइनस ए वेक्टर क्या होगा? तो कुछ नहीं, ए वेक्टर का जो लेंथ अभी था ए, बाद में भी उतना ही होगा, माइनस में भी। लेकिन इस बार डायरेक्शन क्या हो गया होगा? जैसे माइनस ए अगर हमको चाहिए तो ये है माइनस ए वेक्टर, ये क्या है? माइनस ए वेक्टर। अब खुद सोचिए आप, अगर नेगेटिव यहाँ रखिएगा यहाँ, तो बी वेक्टर किसके बराबर है? माइनस ए वेक्टर के। इसका मतलब यही क्या हो गया? बी वेक्टर जब लैम्डा कितना है? -1। तो आपको नहीं लग रहा है ए वेक्टर का डायरेक्शन प्लस एक्स एक्सिस, बी वेक्टर का डायरेक्शन माइनस एक्स एक्सिस। तो डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर इज अपोजिट टू दैट ऑफ ए वेक्टर। समझ में आया? तो याद रखिए, वेक्टर के केस में जब कभी भी प्लस माइनस का केस आए, मैग्नीट्यूड विल ऑलवेज बी इन पॉजिटिव। और जब प्लस रहेगा तो सेम डायरेक्शन की बात कर रहा है, माइनस रहेगा तो अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहा है। बाकी और जहां जहां कुछ पढ़ते जाएंगे तो वहां पे भी देखेंगे कि प्लस माइनस कैसे डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। लेकिन जब खाली स्केलर पढ़ोगे, स्केलर क्वांटिटी पढ़ेंगे हम लोग, तो वहां पे प्लस को प्लस ही लिखेंगे और माइनस को क्या लिखेंगे? माइनस ही लिखेंगे। हो गया? लिख लीजिए। एक और चीज देख लेते हैं हम लोग, बाकी हम लोग कल देखेंगे। यहां समझ में आ गया ना सबको? आई कैप, जे कैप एंड के कैप कैसे हैं? डायमेंशनलेस यूनिट वेक्टर्स। मतलब अगर मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं आई कैप का या जे कैप का या के कैप का, तो क्या बता रहा होगा? इक्वल टू 1 है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप क्या है? 1 है, क्योंकि सब यूनिट वेक्टर्स हैं। सब किसको डिफाइन कर रहे हैं? डायरेक्शन को, एक एक्स एक्सिस को, एक वाई एक्सिस को और एक जेड एक्सिस को। ठीक है, आइए लास्ट आज का देख रहे हैं, इक्वल वेक्टर्स। क्या होगा? इक्वल वेक्टर्स। तो दो वेक्टर को हम इक्वल कब बोलेंगे? तो पहले डायग्राम बनाते हैं। जैसे कि मेरा ये ए वेक्टर, और हम बोल रहे हैं कि यही सेम, अगर हम एक और वेक्टर बना रहे हैं सेम, तभी इक्वल होगा। ध्यान से देखिएगा जो बोल रहे हैं, यही है ना। इसको नाम अभी हम चेंज कर दे रहे हैं। तो ये दोनों वेक्टर कब इक्वल होंगे बताइए? सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होना चाहिए। मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? दोनों का सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड विल बी सेम। तो मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, दोनों का लेंथ क्या है? सेम। और दोनों का डायरेक्शन भी क्या है? सेम। तो डायरेक्शन ऑल्सो सेम, डायरेक्शन विल ऑल्सो बी सेम। डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और डायरेक्शन के लिए कौन सा वेक्टर बताते हैं? बोलिए, यूनिट वेक्टर। तो ए कैप डिफाइन करेगा यूनिट वेक्टर ए वेक्टर का जो डायरेक्शन को बता रहा है। उसी तरह से बी कैप, ये दोनों का डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए?
सेम होना चाहिए, तभी हम कैसा वेक्टर बोल पाएंगे, इक्वल वेक्टर। और यही दोनों रिप्रेजेंट करेगा किसको, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। समझ में आया? क्योंकि ए वेक्टर को क्या लिखते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप, फिर इधर लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू बी कैप, इसका मतलब ए वेक्टर किसके बराबर हो गया, बी वेक्टर के। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं। कल हम देखेंगे रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, जहां पे हम ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन देखेंगे और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन देखेंगे। फिर हम आगे देखेंगे पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फिर कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही, फिर मिलते हैं कल।